सोच रहे थे कि सर क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 है, उसका 15 से 20 मिनट के अंदर रिवीजन हो जाए, तो आप लोग सही वीडियो के ऊपर आए हो। यहां पे मैं आप लोगों को कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूं, और वो भी 15 मिनट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए आए हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आप सभी को ये सीरीज, क्योंकि इसके अंदर मैं आप सभी को कोशिश यही करूंगा कि आप लोग कम टाइम के अंदर सारी चीजें रिवाइज कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि यार हमारा चार्ज है, अगर वो रेस्ट के ऊपर है, उसकी स्टडी हम लोग कर रहे हैं, तो देन हम लोग उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक की हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। दूसरी चीज आप सभी को पता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किस बेस पे डिसाइड होता है। बोला सर वो डिसाइड होता है कि यार हमारी जो बॉडी है या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है या इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रही है, उसी के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं। अब यहां पे क्या होता है, मेथड्स ऑफ अगर चार्जिंग की बात करते हैं तो तीन मेथड्स होते हैं, एक होता है फ्रिक्शन, एक होता है कंडक्शन, एक होता है इंडक्शन। फ्रिक्शन में क्या हुआ, दोनों को आप लोगों ने रब किया। दूसरे के अंदर क्या हुआ कि आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में लाए। तीसरे के अंदर क्या किया, आप लोग डायरेक्ट में कांटेक्ट में नहीं लाए, आप लोगों ने क्या किया, थोड़ा दूरी के ऊपर रखा और उसके बाद में फिर आप लोगों ने वहां पे पूरी प्रोसेस को किया। तो ये तीन तरीके के आप लोगों के मेथड्स होते हैं। अगर हम लोग चैप्टर नंबर 1 के अंदर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आप लोग कोई डाइलेक्ट्रिक को यूज करते हो, यानी कि अगर किसी मीडियम को यूज करते हो, तो उस केस के अंदर आप लोग बोलोगे F' = F/K हो जाता है, यानी कि आपका फोर्स है वो K टाइम्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद में अगर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की बात करें तो चार्ज की आप लोगों की प्रॉपर्टी चार तरीके की मेनली होती है। नंबर 1 कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का मतलब क्या हुआ, बोलो सर चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, सिंपली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वो आप लोग यहां पे देख रहे हो। दूसरी होती है एडिक्टिव प्रॉपर्टी, यानी कि अगर मैं कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम लेता हूं और उसके अंदर जितने भी चार्जेस हैं उन सभी का मेरे को क्या करना पड़ेगा, अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा विद साइन, तो मैं नेट निकाल पाऊंगा कि उस बॉडी के ऊपर कितना टोटल चार्ज है। इसके बाद थर्ड जो होता है वो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप सभी का होता है, यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं तो Q = क्या हो जाएगा बेटा, ये आप सभी का होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q = +- आप सभी का है, यानी कि आप लोग नंबर निकाल सकते हो कि यार कितना आप लोगों का ट्रांसफर हुआ है, कितना टोटल उसके ऊपर है। ये सारी कहानी आप लोग इसी से निकाल सकते हो। प्लस तब आएगा जब बॉडी आप लोगों की पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिव तब आएगा जब बॉडी आप लोगों की क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। आप लोगों को याद रख लेना। तीसरा होता है चार्ज अनअफेक्टेड बाय मोशन, यानी कि चार्ज चाहे मोशन के अंदर है चाहे चार्ज रुका हुआ है। आप जानते हो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, सिंपली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि सर चार्ज यहां पे है ना, उसका मोशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, पहले जितना था उतना ही आ जाए, चाहे वो रुका हुआ है या मोशन के अंदर है। देन हम लोग आगे आते हैं तो आप लोग देखोगे कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो तीन तरीके का होता है। एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो लेंथ के अलोंग होता है। क्या होता है बेटा, लेंथ के अलोंग होता है, और इसको आप लोग क्या लिखते हो, लैम्डा = चार्ज पर यूनिट लेंथ लिख लेते हो। इसके बाद सरफेस का होता है, सरफेस मतलब एरिया के अलोंग होता है, तो एरिया की बात आप लोग यहां पे करते हो, क्या हो जाएगा, बोलो सर सिग्मा = चार्ज पर यूनिट एरिया, आप सभी का हो गया। इसके अलावा वॉल्यूम की बात करते हो तो वॉल्यूम के लिए आप लोग बोलोगे क्या, बोलो सर इसको हम लोग रो से लिखते हैं, रो = क्या हो जाता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आप सभी का हो जाता है। इसके बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से किसी भी एक पॉइंट के ऊपर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है, तो वो आप लोगों की हो जाती है E = KQ/R² आप सभी का हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज को रखोगे तो उस पर फोर्स लगता है कितना, F = QE आप सभी का फोर्स लगता है। देन इसके बाद में इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं तो डाइपोल क्या होता है, बोलो सर डाइपोल का मतलब होता है पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस की बात है, यानी कि सर अगर मेरे पास कोई भी दो चार्जेस हैं, एक मान लो -Q है, एक +Q है, इन दोनों को अगर थोड़ी दूरी के ऊपर आप लोगों ने रख रखा है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो सर P = Q2A आप सभी का हो जाता है। देन इसकी यूनिट क्या हो जाती है, बोलो सर कूलम्ब मीटर आप सभी की इसकी यूनिट आप सभी को देखने को मिलती है। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं तो अब यहां पे आपको पता है कि डाइपोल की वजह से उसकी अगर एक्सियल पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, किसके ऊपर बात करते हैं बेटा, डाइपोल है, इस डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट के ऊपर बात करते हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होती है, बोलो सर वो आप सभी को देखने को मिलती है E = 2kp/r³ आप सभी को देखने को मिलती है। और वहीं अगर मैं इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करता हूं, यानी कि 90 डिग्री के ऊपर बात करता हूं, तो वो आप सभी को देखने को मिलती है kp/r³। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बोले सर इसको माइनस में लिखते हैं, तो याद रखिएगा अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो E का वेक्टर = माइनस का kp का वेक्टर डिवाइडेड बाय r³ आप सभी का हो जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट आप सभी को देखने को मिलती है। इसके बाद में अगर मैं बोलूं कि सर इसको बराबर कैसे कर सकते हो, तो आप लोग बोलोगे कि अगर ये E एक्सिस है = क्या करोगे, 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटोरियल की बात करोगे। क्यों, क्योंकि सर यहां पे देखो 2 है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग इसको बराबर कर पाओगे। तो ये तुम्हारा क्या है, फर्स्ट फेज हुआ। अगर मैं सेकंड फेज की तरफ आता हूं तो सेकंड फेज आप लोग देखोगे कि टॉर्क क्या होता है,
बोलो सर टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क क्या हो जाता है, बोलो सर ये तुम्हारा हो जाता है पीई साइन थीटा आप सभी का है। अगर ये पीई साइन थीटा आप सभी का है तो आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो ये आप सभी का क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर फॉर्म में आप सभी का हो जाता है, तो वेक्टर फॉर्म में याद रखिएगा। दूसरी चीज अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं, यहीं पर मैं थोड़ा बता देता हूं जिससे आपको पता रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी की भी अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, बोलो सर पोटेंशियल एनर्जी की अगर आप लोग बात करोगे तो U इज इक्वल टू माइनस का पीई कॉस थीटा आप सभी का है, और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू माइनस का पी का वेक्टर डॉट ई का वेक्टर आप सभी का होता है। यानी कि माइनस साइन आना बहुत जरूरी है, याद रख लीजिएगा ये आप सभी। इसके बाद में अगर आप लोग लिखना चाहते हो इसको तो देखो स्टेबल कब होती है, स्टेबल आप सभी का होता है थीटा कब होता है 0 डिग्री के ऊपर। अनस्टेबल कब होती है, अनस्टेबल आप सभी की कब होती है, बोलो सर अनस्टेबल आप सभी का होता है थीटा जब 180 डिग्री आप सभी का होता है। एक और होता है जिसको आप लोग बोलते हो शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट। तो शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर क्या हो जाता है, बोलो सर शिफ्टिंग के अंदर आप लोग बोलोगे u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आप सभी का हो जाता है। ठीक है जी, तो ये होता है शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि एक एंगल से दूसरे एंगल पे अगर आप लोग इसको मूव करा रहे हो। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो फ्लक्स के अंदर क्या मतलब हुआ, बोलो सर फ्लक्स का सीधा सीधा मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे होकर गुजर रही हैं, उसको उससे एसोसिएट हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्लक्स हम लोग बोल देते हैं। देखो ये रहा ना, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जैसे क्या हुआ कि मैं बोलता हूं कि सर मैं अगर इस तरीके से खड़ा हूं, अगर यहां से फील्ड लाइंस मुझसे होकर निकल रही हैं, तो इस केस में आप लोग बोलोगे कि मेरा एरिया वेक्टर कितना एंगल पे है, 90 डिग्री पे। अगर एरिया वेक्टर 90 डिग्री है, दोनों के बीच में एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो आप लोगों का फ्लक्स कितना हो जाएगा, बोलो सर 0, क्योंकि सर cos 90 पे कितना हो जाता है 0, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। लेकिन यही चीज अगर ऐसी होती क्या कि सर अगर मैं इस तरीके से खड़ा हुआ हूं, यानी कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात कर रहे हो, दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर है, तो उस केस के अंदर आप लोग क्या बोल दोगे कि बोलो सर थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो उस केस में आप लोगों का फ्लक्स क्या हो जाएगा, बोलो सर ये हो जाएगा ES बोल दीजिए या इसको EA बोल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहां पे आप लोगों ने क्या लिया है, एरिया का लिया, DS लिया है, इस वजह से है, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है, बोलो सर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इसके अंदर ही आप सभी को देखना है, और यहां पे अगर इस तरीके से है तो आप बोलोगे कि अगर एरिया वेक्टर इस तरीके से तो आप लोगों का फ्लक्स होगा, क्यों, क्योंकि थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, क्लियर है सभी को, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आप लोगों को एक और चीज मैं बता देता हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की जाती है तो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, ठीक है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे जाके क्या होती है, एंड होती है, अगर प्लस और माइनस दोनों एक साथ है। अदरवाइज क्या होगा, बोले सर आप बोलोगे पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है लेकिन इनफाइनाइट के ऊपर क्या हो रही है, एंड हो रही है। वहीं अगर नेगेटिव की बात करोगे, बोले सर इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव के ऊपर आ रही है। आपको एक चीज पता होना चाहिए, जितनी ज्यादा ये फील्ड लाइंस, देखो आपको ये एक और पता होना चाहिए कि जितनी ज्यादा ये फील्ड लाइंस अगर ये यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म है तो इस केस के अंदर तुम्हारा फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी ना, कोई भी पॉइंट लोगे उस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या आएगी, हमेशा सेम आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या आने वाली है, सेम आप सभी के लिए आने वाली है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि इस केस के अंदर तुम्हारा फोर्स, अगर तुमने डाइपोल को रखा है, क्या रखा है बेटा, डाइपोल को रखा है, तो फोर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, बोलो सर इक्वल्स टू 0 है, लेकिन टॉर्क क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0। वहीं अगर तुम लोग क्या करते हो, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, इस तरीके से, अगर इस तरीके से है तो जितना ये फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज होंगी उतना ज्यादा ये स्ट्रांग होगा, और जितना एक दूसरे से दूर होंगी उतना ज्यादा वो क्या होगा, वीक होगा। तो अगर ए पॉइंट यहां लेते हो, बी पॉइंट यहां पे लेते हो, तो ई ए की स्ट्रेंथ ज्यादा है ई बी के कंपैरिजन में, तो आप बोलोगे कि यहां पे फोर्स भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0 है, टाउ भी नॉट इक्वल्स टू 0 आप सभी का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर जितनी ज्यादा उधर की तरफ मूव करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, वो स्ट्रांग आप सभी का होने वाला है। समझ आ गया। इसके बाद में गॉस लॉ की बात करते हैं, गॉस लॉ यानी कि गॉस थ्योरम की बात करते हैं। पहली बात तो ये क्लोज्ड सरफेस के लिए है। दूसरी चीज क्या है, बोलो सर इसके अंदर आप लोग बोलते हो कि अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस है तो उससे टोटल फ्लक्स की बात करोगे तो वो क्या होता है, 1/ε0 टोटल चार्ज का होता है। क्या होता है, टोटल चार्ज का 1/ε0 होता है, यानी कि phi इक्वल टू 1/ε0 और समीशन ऑफ Q आप सभी का हो जाता है। इसके बाद में अगर हम लोग आगे आते हैं तो यहाँ पे इसी की 3-4 एप्लीकेशन है, उनको देखना है। बेसिकली तो 3 एप्लीकेशन है, लेकिन चौथे में क्या होता है, स्फीयर की बात करते हो तो वहां पे कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग की पूरी कहानी आ जाती है, तो उसको समझना पड़ता है। सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप लोग बोलते हो कि सर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, मान लो ये स्ट्रेट वायर है, इसकी वजह से अगर मुझे देखना है तो ये कितना हो जाता है, बोलो सर ये हो जाता है E इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन, अब देखो इसको 2 लैम्डा क्यों किया है, क्योंकि सर वैसे तो ये होता है लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, लेकिन मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नीचे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, या इसी को आप लोग बोल सकते हो क्या, सर 2 के लैम्डा अपॉन में आर बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। यानी कि यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम आप सभी का होने वाला है। वहीं अगर मैं बोलता हूं कि सर मेरे पास कोई भी शीट है, अब मान लीजिए मैंने क्या किया है, मान लो कि मैंने इस तरीके से एक शीट ले ली है, बोलो सर शीट है, शीट पे क्या चार्ज है आप सभी का, इस चार्ज है इस
इसकी प्लेट की वजह से अगर आप लोग बोलते हो तो कितना हो जाएगा, बोलो सर ये हो जाता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। वहीं अगर दो प्लेट आप लोगों ने ली है, क्या किया बेटा, दो प्लेट अगर आप लोगों ने ली है, अगर दो प्लेट आप लोगों ने ली है, एक के ऊपर पॉजिटिव है, एक के ऊपर नेगेटिव, मैं कैसे बोल रहा हूँ, माइनस सिग्मा है और एक के ऊपर क्या है, प्लस सिग्मा है, ठीक है, माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा की बात कर रहे हो, तो उस केस में बोलोगे कि पॉजिटिव से बाहर की तरफ होती है, तो यहाँ पे आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, 0, यहाँ पे भी क्या होती है, 0, लेकिन बीच की बात करोगे यहाँ पे कितना हो जाता है, बोलो सर पॉजिटिव से बाहर की तरफ नेगेटिव की तरफ होता है, तो उस केस के अंदर आप लोग यहाँ पे बात करोगे, ठीक है, ये आप लोग बोलोगे। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, बोलो सर इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बना देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, बोलो सर अगर इसकी बात आप लोग यहाँ पे कर रहे हो तो ये आप सभी का क्या हो जाएगा, बोलो सर ये प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, अंदर देखोगे तो पॉजिटिव से बाहर की तरफ नेगेटिव की तरफ, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आप सभी का हो जाता है। तो इस पे सवाल आया हुआ है PYQs के अंदर, जो आप लोगों को करना बहुत बहुत जरूरी है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल की बात करें, या कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल की बात करें, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल की बात करें, होलो की बात करोगे, देखो होलो की बात कर रहा हूं, ये बेसिकली किसकी बेटा है, होलो की बात कर रहे हो। होलो में आप लोग बात कर रहे हो, होलो में चाहे कंडक्टिंग की बात हो या नॉन कंडक्टिंग की बात हो, या फिर आप लोग सॉलिड के अंदर भी जा रहे हो, तो सॉलिड के अंदर अगर कंडक्टिंग की बात है या आप लोग बोलोगे थिन शेल की बात है, तो उस केस के अंदर ये आप लोगों का इतना ही वैल्यूज आती है। जैसे पहला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अगर आउटर साइड पे निकालते हो तो वो आ जाता है KQ/R², क्योंकि यहाँ पे R आप लोगों का क्या होता है, बड़ा होता है कैपिटल R से। देखो इस तरीके का केस है, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट ले लिया है P, यहाँ से इसके अकॉर्डिंग क्या बना लिया, गॉसियन सरफेस बना लिया, और उससे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। दूसरी चीज क्या हो जाएगा, सरफेस के ऊपर कितना होता है, बोले सर KQ/R²। वहीं अगर मैं नीचे की बात करता हूं तो इसके अंदर कितना हो जाएगा, 0 आप सभी का हो जाता है। कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अंदर की तरफ कोई चार्ज नहीं है, सारा का सारा चार्ज है वो सरफेस के ऊपर है, क्योंकि होलो के अंदर यही प्रॉपर्टी है कि जैसे आप लोग चार्ज दोगे तो वो पूरा का पूरा उसकी सरफेस है उसके ऊपर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके बाद में अगर मैं नीचे आता हूं तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे हैं। अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे हैं तो इसके लिए सेम रहेगा, बोलो सर बाहर के लिए सेम रहेगा, सरफेस के ऊपर सेम रहेगा, कितना हो जाएगा, KQ/R² है स्मॉल, फिर नीचे यहाँ पे सरफेस के ऊपर कितना हो जाएगा, KQ/R² है। लेकिन अंदर की तरफ जाते हो ना, अंदर पता क्या हो जाता है, अब अंदर ये ऑलरेडी पूरा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, मैंने बोल दिया कि भैया चार्ज है, ठीक है बेटा, अगर ये चार्ज है, अब इसके अंदर आप लोग देखोगे, बोला सर ये चार्ज अगर है, नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं, तो इस केस में आप लोग बोलोगे कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे लोगे तो इसको मानोगे स्फीयर बनाओगे, तो उस केस में उस स्फीयर के अंदर भी तो आपका चार्ज आ रहा है, अगर चार्ज आ रहा है तो उस केस में ये कितना हो जाता है, बोलो सर ये हो जाता है KQ/r डिवाइडेड बाय R³। यानी कि सर यहाँ पे जो ग्राफ बनता है ना, वो इस तरीके का ग्राफ बनता है। कैसा बनता है बेटा, ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं तो अंदर की तरफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और बाहर की तरफ बात करोगे तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² के। यहाँ पे E आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है बेटा, R आप सभी का आ जाता है। और इसका ग्राफ की बात अगर करोगे, इस वाले की करोगे, तो इस केस में क्या होता है, बोलो सर इस केस के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे R है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे R है, तो इस तरीके से बाहर की तरफ ही आता है, अंदर की तरफ तो क्यों, 0 है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर है जो मैंने आप सभी को रिकैप करा दिया, कंप्लीट आप लोगों ने इसको देख लिया, समझ लिया। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएगा बेटा कैसा लगा ये सीरीज, क्योंकि इसके द्वारा आप एग्जाम टाइम पे भी जा रहे हो ना, तो 15 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर कर लोगे, और पूरा का पूरा 15, अब देखो 15 यानी कि 15 छिकी अगर 90 हो गया, 9 दूनी 18, और ठीक है, यानी कि आप ये मान के चलो 2.5-3 घंटे के अंदर पूरा का पूरे चीजें उनको रिकैप कर लोगे। तो ये आप सभी के सामने आ गया है। इसके अलावा कोई डाउट कोई परेशानी रहती है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर देंगे, ठीक है बेटा जी। सो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ लाइव सेशंस में आप सभी के लिए बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो आप लोग चैनल पे जुड़े रहिए। तबाही तरीके से हम लोग फिजिक्स के अंदर चीजों को कर रहे हैं, तो इसी तरीके की और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों को ये समझ में आ जाए। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।